नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। दोस्तों आज हम और नया वीडियो लेकर आए हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो टॉपिक का नाम है रियलिटी जो पुष्पा। एक डकैत था जिसने कितना आतंक मचा के रखा था साउथ में। तो आज हम उस पे वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक पर। आज से 72 साल पहले की ये बात है। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटका में गोपीनाथम नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। ध्यान से देखो, कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों के बॉर्डर पर ही एक गोपीनाथम गांव था। इस बच्चे का जन्म एक गरीब घर में हुआ था। एक ऐसा परिवार जो खेती और पशुपालन से अपना गुजारा करता था। इस बच्चे का पूरा बचपन गोपीनाथम गांव में आसपास मौजूद घने जंगलों में बीत रहा था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे इसको जंगलों की इस गहरी समझ होती गई और हथियार यूज़ करना, बंदूकें चलाना, हंटिंग करना यानी कि जानवरों का शिकार करना इसका शौक सा बनता गया। बड़ा होने के बाद इस बच्चे ने रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंदा गैर कानूनी शिकार भी किया करता था और उससे पैसा भी कमाया करता था। इसने सिर्फ कुछ समय के अंदर ही 2000 से ज़्यादा हाथियों को मारकर उनके दांतों को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपये कमा लिए। सिर्फ पॉन्चिंग से ही नहीं, इसने जापान और चाइना जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करके करोड़ों रुपये वहाँ से भी बना लिए। इन शॉर्ट, जिस बंदे ने इलीगली धंधों की शुरुआत अपने गांव के आसपास के इलाकों के जंगलों से की थी, उसका इन्फ्लुएंस साल 1900 आते आते कई गुना तक बढ़ चुका था। कहा जाता है कि ये बंदा उन जंगलों में सरवाइव करने के लिए इतना फिट और परफेक्ट था कि सिर्फ आवाज़ सुनकर ही बता देता था कि कौन सा जानवर आ रहा है और कितनी दूरी पर है। इन शॉर्ट, ये जंगलों की रग रग से वाकिफ था। अब ऑब्वियसली बात है कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जंगलों में इतना कुछ चल रहा था तो पुलिस तो शांति से बैठी होगी नहीं। पुलिस भी अपने हाथ पैर फेंक रही थी। पर मुद्दे की बात यह है कि पुलिस इस बंदे को बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी। पूरे 30 सालों तक इसको बुरी तरह से ढूंढने के बाद पुलिस इस बंदे को नहीं पकड़ पाई। सबसे पहला एडवांटेज इस बंदे को ये था कि ये तीनों स्टेट के बॉर्डर्स के जंगलों से ही ऑपरेट कर रहा था, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट भाग जाता था और पुलिस अपने जुरिसडिक्शन की वजह से या फिर एरिया रिस्ट्रिक्शन की वजह से बंद जाती थी। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज इस बंदे के पास था वो था जनता का साथ। इन जंगलों के जिन गांवों में से ये ऑपरेट करता था उन गांवों की पब्लिक इसको रॉबिन हुड मानती थी। बेरोजगार लोगों को इसने रोजगार दिया था। जो लोग भूखमरी से मर रहे थे उनको ये बंदा अपनी गैंग में शामिल करके लाल चंदन की लकड़ी का वुड कटिंग का काम देता और बदले में पैसे देता। इस बंदे के लिए गांव के लोग इन्फॉर्मेटर्स का काम करते थे। जब पुलिस वाले इस बंदे को पकड़ने का कोई भी प्लान बनाते तो गांव वाले पहले ही इस बंदे को इन्फॉर्म कर देते, जिसकी वजह से पुलिस के सारे प्लान फेल हो रहे थे। जैसे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस वालों ने इस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना शुरू किया, वैसे वैसे ये बंदा एक नॉर्मल स्मगलर से खतरनाक डकैत बनने की राह पर चल पड़ा। रिजल्ट आने वाले इन 5 सालों में 1984, 1991, 1993, 2000 और 2002 में इस बंदे ने अपनी दहशत जमाने के लिए ऐसे ऐसे क्राइम कर दिए कि एक बार के लिए तो पुलिस को विश्वास ही नहीं हुआ। वो अलग और ऊपर से पुलिस ने इसके सिर पर जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर 4 करोड़ का इनाम रख दिया। वो अलग अलग 1984 में इसने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया कि असल में ये हाल फिलहाल ही 32 साल का हुआ था। ये उस माइंडसेट का आदमी था कि मुझे किसी के अंडर काम करना नहीं है। अपने आप को सभी लोकल गुंडों से ऊपर उठाने के लिए इसने एक हथकंडा अपनाया। एक दिन जंगल में इसने डिनर ऑर्गेनाइज किया और इस एरिया के सभी लोकल डकैतों को ये बुलाते हुए इनवाइट किया कि सिर्फ एक दावत पर तुम सबको बुला रहा हूँ, कोई भी हथियार नहीं होगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। मैक्सिमम लोकल डकैतों ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और उस रात सबका बढ़िया खाना पीना हो जाता है।
डिनर के बाद ये बंदा सभी डकैतों को एक मीठी सुपारी देता है और ये मीठी सुपारी देना ही इसके खुद के गैंग मेंबर्स के लिए एक ग्रीन सिग्नल था कि अब सब पर हमला कर दो और सबको निपटा दो। इसी तरीके से इस बंदे ने वहाँ के सारे लोकल गुंडे ख़त्म करके 1984 में अपने आप को एस्टेलिबिलिश करना शुरू कर दिया। फिर साल 1991 में श्री पी श्रीनिवास नाम के एक पुलिस वाले को इसने खुली चुनौती दी कि मैं तुझे बिना हथियार के इस जंगल में इस जगह इस समय पर मिलूंगा। अगर तुझ में दम है तो आके मुझे पकड़ ले और अरेस्ट करके जेल में डाल दे। श्री पी श्रीनिवास पास वो पुलिस ऑफिसर जिन्हें कीर्ति चक्र भी मिल चुका है, इन्होंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और जंगल में चले गए। धोखाधड़ी से इस डकैत ने पी श्रीनिवास का सर धड़ से अलग करके उनकी हत्या कर दी और उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा। फिर इसने अपने गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर ये किया कि उसका सर जो था उससे वो फुटबॉल खेलने लगा। फिर साल 1993 में इसने 2 मेजर क्राइम्स किए। सबसे पहला वाला तो ये कि अप्रैल 1993 में एक पुलिस ऑफिसर रमो गोपाल कृष्ण को ओपन चैलेंज दिया कि मैं इस दिन इतने बजे इस जगह पर तुम्हें मिलूंगा, अगर हिम्मत रखते हो तो मुझे आकर अरेस्ट कर लो। अब चूंकि इस डकैत से ने सोसाइटी को पहले ही इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि पुलिस एट अ टाइम से अरेस्ट या इनका एनकाउंटर करने के लिए रेडी ही बैठी रहती थी। रपो गोपाल कृष्ण ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने साथ 22 पुलिस वालों को लेकर वो इस डकैत की बताई हुई लोकेशन पर जाने लगे। लेकिन जो लोकेशन बताई थी वहाँ वो डकैत नहीं था, उससे पहले ही इसने अपने आदमियों को छुपा दिया था और वहाँ मतलब बॉम्ब भी फिट कर दिया था और रास्ते में लैंड माइन बिछा रखी थी। और जैसे ही पुलिस की वैन आगे बढ़ने वाली थी वैसे ही ब्लास्ट कर दिया। अब ये ब्लास्ट पार्लर नाम से जाना जाता है। पीछे जीप में बैठे हुए रमो गोपाल कृष्ण भी इस ब्लास्ट की वजह से सीरियसली पैरालाइज हो गए थे। साल 1993 का पहला कांड था। अगर बात की जाए दूसरे कांड की तो इस एरिया के जंगल के एक गांव में 2 नवंबर 1993 को इसे 8 चरवाहों पर शक हो जाता है कि वो लोग पुलिस वालों के इन्फॉर्मेटर्स हैं। शॉकिंगली इस डकैत ने उन आठों को वहीं मरवा दिया। फिर दोबारा साल 2000 में इसने कुछ अनबिलीवर्सबल कांड किया। इनको तो आप जानते ही हो, मिस्टर पुनीत राजकुमार को, फेमस कन्नाडा सिनेमा एक्टर जिनकी अभी 3 साल पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इन्हीं के फादर लेजेंड कन्नाडा एक्टर डॉक्टर राजकुमार को भी इस डकैत ने उनके घर में घुसकर किडनैप कर लिया था और जंगल में ले गया था। असल में उस रात खतरनाक बारिश हो रही थी और डॉक्टर राजकुमार अपने फार्म हाउस में एक रूम में टीवी देख रहे थे। यह डकैत उनके घर में घुसा और बोला, व्हाट सर, बारिश में। यही डकैत डॉक्टर राजकुमार को अपने साथ जंगल में ले गया। इस डकैत ने को यह कहा था कि अगर मैं बड़े लोगों को अरेस्ट करूंगा तो उसके बदले मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसने डॉक्टर को राजकुमार को छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं बल्कि पूरे 108 दिनों के लिए यानी 3.5 महीनों से ज़्यादा के लिए अपने पास किडनैप करके रखा और फाइनली डॉक्टर राजकुमार को छोड़ने के बदले इस डकैत को 30 करोड़ रुपये मिले। साल 2002 में कर्नाटका का एक मिनिस्टर एच नागप्पा को इस डकैत ने किडनैप किया और उनके घर से किडनैप करके उन्हें जंगल में ले गया। मिनिस्टर एच नागप्पा के बदले इस डकैत ने अपने साथी डकैतों को जंगल से छुड़वाने की डिमांड रखी। एच नागप्पा को अरेस्ट किए हुए ऑलरेडी काफ़ी महीने हो चुके थे और फिर अचानक उनके घर पर एक कैसेट आती है। मिनिस्टर एच नागप्पा की फैमिली ने उस कैसेट को एक्सप्लोर किया तो पाया कि उसमें ये डकैत पूरा खुलासा करते हुए ये बता रहा है कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैंने एच नागप्पा को नहीं मरवाया। मिनिस्टर एच नागप्पा को जया ललिता ने मरवाया है। उसने बताया कि एक दिन पुलिस ने जंगल में आके उसकी गैंग पर हमला कर दिया और मिनिस्टर एच नागप्पा भी उनके साथ वहीं मौजूद थे। डकैत और उसके गैंग वालों ने मिनिस्टर एच नागप्पा को बचकर भागने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो वहीं खड़े रहे।
और पुलिस ने जो फायर्स किए उसमें एक गोली मिनिस्टर एच नागप्पा को लग गई। फिर मैंने काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया कि मिनिस्टर एच नागप्पा की डेथ को पुलिस वाले पब्लिकली अनाउंस करेंगे, लेकिन जब पुलिस वालों ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया तो मुझे अजीब लगा। इसलिए ये कैसेट मुझे मिनिस्टर एच नागप्पा के घर वालों तक भेजनी पड़ रही है। खैर, एज 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 चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु 2002 में जयललिता पर पब्लिकली और पॉलिटिकली प्रेशर बनने लगा कि ऐसा डकैत जिसने 120 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली हो, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर जिसने 2000 से ज़्यादा हाथियों को मारा हो, जिसने करोड़ों की लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग की हो, वो आखिर इतने सारे क्राइम्स के बाद भी पकड़ा कैसे नहीं जा रहा है। फाइनली इस डकैत को पकड़ने के लिए जयललिता ने एक एसटीएफ बनाई, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स। इस एसटीएफ का सिर्फ एक ही काम था, जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके इस डकैत को पकड़ना है। मुद्दे की बात यह है कि ये एसटीएफ सच में इतनी स्पेशल इसलिए थी क्योंकि इस एसटीएफ को इस कहानी के हीरो आईपीएस के विजय कुमार लीड कर रहे थे। विजय कुमार साल 1985 से 1990 के बीच प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का हिस्सा रह चुके थे। एसटीएफ हाथ धकर इस डकैत के पीछे पड़ गई। सबसे पहला काम एसटीएफ ने ये किया कि डकैत की गैंग के एक मैन गुर्गे को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपनी तरफ कर लिया और उसने अपना इन्फॉर्मेटर बना लिया। अब इस डकैत को अपना इंटरव्यू देने का और अपने आप को पब्लिक को सामने रखने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसका यही शौक इसके ऊपर भारी पड़ गया। ध्यान से समझना कैसे। असल में एक दिन पुलिस स्टेशन में की गई एक मीटिंग में प्रोजेक्टर पर इस डकैत का इंटरव्यू चल रहा था और सभी पुलिस वाले इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इसको कैसे पकड़ा जाए। यहाँ के विजय कुमार भी मौजूद थे। विजय कुमार ने नोटिस किया कि ये डकैत जब लेटर पढ़ रहा था तो बार बार उसको आगे पीछे करके देख रहा था, यानी कि डेफिनेटली उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी जिसने उसे शब्द अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे। विजय कुमार को यहाँ से एक आइडिया आया। उन्हें पता था कि इस डकैत का जंगलों में तो इतना फैला हुआ है कि इसे जंगल में जाकर पकड़ना तो इम्पॉसिबल ही है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसकी खराब आंखों का यूज़ करके कैसे भी करके इसे जंगल से बाहर लाया जाए। विजय कुमार ने एक बहुत ही सोचा समझा और तगड़ा प्लान बनाया। इस डकैत की गैंग के कुछ गुर्गों जो विजय कुमार ने अपनी तरफ कर लिए थे, उनके थ्रू इस डकैत को उसकी आंखों का इलाज करवाने के लिए मनवा लिया। फाइनली ये डकैत अपने गुर्गों पर विश्वास करके और अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए बाहर सिटी में जाकर इलाज करवाने के लिए मान जाता है। इलाज के लिए इस डकैत को धर्मापुरी से होते हुए सलेम आना था क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान था। तो असल में ना ही तो कोई हॉस्पिटल था और ना ही कोई एम्बुलेंस थी। ये एम्बुलेंस जो डकैत को लेने आई थी ये भी एक एसटीएफ वालों ने ही अरेंज करवाई थी और इनफैक्ट इस एम्बुलेंस पर सलेम की जगह स्पेलिंग भी गलत लिखी थी। गलती से सेलम लिखा दिया था। सेलम की जगह इस एम्बुलेंस का नाम कुकुन था। इसीलिए इस डकैत को पकड़ने के पूरे इस प्लान का नाम ऑपरेशन कुकुन रखा गया। फाइनली जंगलों में से निकलकर ये एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार रहे और एम्बुलेंस रवाना हो उससे पहले ही इसमें आगे जो ड्राइवर बैठे हुए हैं दो, वो एसटीएफ वाले हैं और एम्बुलेंस के पीछे बैठा हुआ था वो डकैत और उसके दो साथी। खैर, अब उस लोकेशन पर वो गए जहां पुलिस ने अपने पूरे प्लान को सक्सेसफुल किया। इस डकैत को ख़त्म करने का पुलिस के पास ये सबसे आखिरी और बेस्ट मौका था। इसीलिए सारी तैयारियां एसटीएफ वालों ने पहले ही कर रखी थी। जिस रोड से होती हुई एम्बुलेंस कुकुन आ रही थी उस रोड के साइड में ही यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल था। रोड को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए एसटीएफ वालों ने गन्नों से भरा हुआ एक ट्रक लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया। इस लोकेशन से 3 किमी दूर एक
पर एसटीएफ वालों ने पहले से ही एक ओमनी वैन पार्क कर रखी थी, ताकि जैसे ही एम्बुलेंस इसके बगल से गुजर जाए तो ओमनी वैन में मौजूद एसटीएफ वाले आगे मेन लोकेशंस पर खबर कर दे। मेन लोकेशन पर सिर्फ ट्रक ही नहीं बल्कि एसटीएफ वाले का एक व्हीकल और पार्क था, और इन दोनों ही व्हीकल में से उतरकर सभी एसटीएफ वाले पहले से ही अपनी पोजीशन ले चुके थे। और एसटीएफ वाले कुछ स्कूल में छुप जाते हैं, कुछ खेत में, और कुछ वहाँ पे रहते हैं। फिर क्या था, एसटीएफ वालों ने जो सोचा था वही हुआ। रोड ब्लॉक थी, इसलिए एम्बुलेंस वहां आकर रुक गई। एम्बुलेंस रुकते ही ड्राइवर और को ड्राइवर, जो कि एसटीएफ वाले ही बंदे थे, दोनों उतरकर भाग गए। फिर एसटीएफ वालों ने एम्बुलेंस को पूरी तरह से घेर लिया। एसटीएफ वालों ने अनाउंसमेंट करके उस डकैत को वार्निंग दी और सरेंडर करने के लिए कहा। डकैत नहीं माना तो फिर वही हुआ जो एसटीएफ वाले पहले ही सोच कर आए थे। सबने मिलकर एम्बुलेंस को ऐसा छलनी कर दिया कि टोटल 338 गोलियां चलाई और एम्बुलेंस के अंदर मौजूद वो डकैत और उसके दोनों साथी मारे गए। और ये जो डकैत था उसका नाम था दोस्तों वीरअप्पन, जिसने मतलब पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब हिलाकर रख दिया था। और वीरअप्पन ने बहुत बड़ा सबको नुकसान पहुंचाया। और इसने तो एक बार रजनीकांत को भी मतलब किडनैप करने का सोच लिया था, लेकिन प्लान फेल हो गया था। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।